डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट की स्टडी क्यों करनी है, ये सब समझना है। तो पूछा जाए व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, क्या बताओगे? बहुत बढ़िया, ये पढ़ के पूरा साफ साफ बता रहा है। तो पीछे इसलिए लिखा है कि इसको समझ लें। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू निकलती है, उस वैल्यू को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास 2/2, 1/1, 3/3 वो सारी हो सकती हैं, उन सब के करस्पॉन्डिंग बन जाते हैं डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि मैट्रिक्स को हम लोग लिखते थे इस तरीके से, अब ये वाला साइन कन्वर्ट हो जाएगा और अब हम लिखना है इस तरीके से। तो करस्पॉन्डिंग स्क्वायर मैट्रिक्स से हम कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स नंबर्स का, एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन था, डिटर्मिनेंट इसकी एक वैल्यू है। तो यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ सकते हो, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स, बात सही है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, ऊपर वाली बात से भी काम चल सकता था। नेक्स्ट, अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, तो ये जो बात मैं बोल रहा था वही सब लिखी हुई है, तो आप एक बार देख लो इसको और पढ़ लेना इसको। हाँ, यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि भाई डिटरमिनेंट किसके बनेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो ऑर्डर क्या होगा? n बोल दो उसको। अब n/n क्यों बोलना है? क्योंकि वो स्क्वायर ही तो है, सेम होगा n/n, तो n ऑर्डर का डिटरमिनेंट बोल सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n। क्लियर यहाँ तक की बात? आप सुनो, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को समझना है। सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट मान लो मैंने बनाया, तो मैट्रिक्स पहले बनाई मैंने और उसमें लिख दिया मान लो 3, इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 1/1, करस्पॉन्डिंग बनाया डिटरमिनेंट तो वो बन गया ऐसे, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 3। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ली जिसमें एक एलिमेंट है -5, तो करस्पॉन्डिंग क्या बनाया? डिटरमिनेंट -5, वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। ये डिटरमिनेंट है और किसी से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जैसे उद्देश्य को हो रहा है, होना नहीं चाहिए वैसे। हाँ, सिर्फ कितना आएगा? -5। क्लियर? ये कितना ऑर्डर हुआ इसका? 1/1। अब ऑर्डर 2 की बात कर रहे हैं, यानी 2/2 की बात चल रही है, तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे पहले तो मैंने जनरल मैट्रिक्स ले ली ये वाली। ये समझ में आ रही है ये वाली बातें? करस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे हम इसका? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट बन गया ये बेटा। डिटरमिनेंट बनाने पर बस तुम्हें ये समझना है कि हमें ये लाइंस जो हैं वो वर्टिकल करनी है। अब इसकी वैल्यू क्या है? इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, माइनस इधर मल्टीप्लाई, तो a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12। जैसे मान लो तुमने कोई एग्जांपल लिया, सपोज 3, 4, 5, 6, ये डिटरमिनेंट ले लिया, तो इधर मल्टीप्लाई 18 माइनस 20, आंसर कितना आ जाएगा? -2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 3/3, ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट उसको समझना है, ये करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बन के आ चुका है अपने पास, ठीक। और इसका ऑर्डर कितना है? बोलो, ऑर्डर कितना है? 3 या 3/3। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे सही मेथड है वो कहलाता है एक्सपेंशन मेथड। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम एक्सपेंड कर देंगे। अब एक्सपेंशन करते कैसे हैं उसको सीखना आज। जैसे मान लो मुझे फर्स्ट रो में इसको एक्सपेंड करना है, रो 1 में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब समझना, मुझे सबसे पहले फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स लिखने हैं, a11 लिखना है, a12 लिखना है और a13 लिखना है, ठीक। इनके आगे आएंगे साइन। अब साइन आने का जो रूल है, बेसिकली वो रूल आता है -1 टू पावर i प्लस j से। जैसे ये पोजीशन 1 है तो -1 टू पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा, ऐसे ही यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो ये नंबर लिखा हुआ a11
उसी रो को और उसी कॉलम को बंद कर लेना है। मतलब इसको क्लोज करूंगा मैं और ये क्लोज कर लूंगा। ध्यान से देखना, क्लोज करने के बाद ये जो बनना है इसको यहां लिखना है और ये कहलाता है माइनर। इसी को बोलते हैं माइनर। मतलब इस जगह यहां पर ये आ जाएगा A22, A23, A32, A33। और बेटा ये 2/2 का डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू हमें निकालना पता है, अभी तो सॉल्व किया था। सिमिलरली जब हम पहुंचेंगे 1 2 पे तो फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को बंद करेंगे। अब ये तुमने जो बंद किया था ये तो हटाना पड़ेगा भाई, ये वाला तो मैं बंद नहीं करूंगा, देखना। अब तुम्हें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बंद करना है तो क्या आएगा यहाँ पे A21, A23, वेरी गुड, फिर A31, A33, फिर ये वैल्यूज यहाँ लिख देंगे इसकी। A13 अब किसको बंद करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये दोनों बचेंगे। क्या क्या बचेंगे, A31, A32। अच्छा इनको एक्सपेंड कर देंगे, इनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। यस और नो, इसी को कहते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू। और ये किसी रो या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग तुम एक्सपेंशन कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक डिटरमिनेंट लिया, सपोज मैंने लिया 3 4 5 2 1 0 और यहाँ लिख लिया मैंने मान लो 3 5 7, सपोज मैंने ये ले लिया, कोई दिक्कत। अब मुझे मान लो इसको एक्सपेंड करना है फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लिखूंगा मैं 3 पहले, फिर क्या आएगा 2 और फिर 3 आएगा, फिर इनके साइन आएंगे। तो अब इसलिए साइन देखोगे प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। साइन को तुम इस तरीके से याद भी कर सकते हो, अल्टरनेट चलते हैं। ये जो मैंने रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग ये साइन बन जाएंगे। तो सपोज मैंने C1 में एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं, इसमें तुम लोग चाहो R1 में करके देख सकते हो किसका आंसर क्या आएगा। हर केस में इसका आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ इसको बंद किया और इसको बंद किया, क्या बचा 1 5 0 7। अब क्या आएगा -2, माइनस इसकी वजह से आ गया। और मुझे 2 1 को बंद करना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ध्यान से समझना, अब ये बंद होगी ये रो और फर्स्ट कॉलम बंद होगा, तो 4 5 5 7, फिर क्या आएगा +3। अब मुझे क्या बंद करना है, ये फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो ये बचेगा 4 1 5 0 4 1 5 0। इसको सिंप्लीफाई किया, 3 के साथ कितना आएगा 7 -0, -2 के साथ 28 -25, +3 के साथ 0 -5, ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 6 और वो कितना हो गया -15। ये 21 -21 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 0। क्या आ गई वैल्यू, आप इसको किसी रो या किसी कॉलम में करो, आंसर क्या आएगा 0। तो बताओ डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन समझ में आया। एक्सपेंशन से हमने क्या निकाल दी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तुम तो ये समझ लो, तुम्हारे कोर्स की बात करें ना तो भाई साहब एक्सपेंशन से ही तुम्हारा इस अब बोर्ड का सारा सिलेबस खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे भविष्य को देखते हुए और भी काम करने हैं, तो सिर्फ इस पर रहना नहीं है, और भी चीज़ सीखनी है। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, अच्छे एग्जाम्स के थोड़े लगा लिया करो, कभी कभी डिस्कस कर लो उनको। टाइम नहीं है था मैं अच्छा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। कार्तिक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें रिमेंबर करने चाहिए। करोगे नहीं लेकिन तुम कर लोगे। देखो, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है द डिटरमिनेंट। सेकंड पॉइंट जो लिखा है वो क्या है, मैट्रिक्स में और
डिटर्मिनेंट में जो डिफरेंस है, एक मेन डिफरेंस, वो समझना। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं होता, उसमें किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई साहब, ये बात समझना। देखो मैट्रिक्स क्या एक वैल्यू नहीं है, सिस्टम है, तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन सबके अंदर चला जाता है। और जो डिटर्मिनेंट है वो एक वैल्यू है, तो वहाँ 2 का इंटू किया और रो में कर दिया, तो भाई साहब वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में इंटू हो गया। तो यहाँ से जो रूल मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। सुनो, तुम तो ये मान लो रूल नंबर 1 जो मैं लिख रहा हूँ, रूल, कुछ रूल्स हम समझेंगे, सीखेंगे और उनको दिमाग में रखेंगे भी, डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट रूल्स। और ये क्यों मनने और क्यों हमें पढ़ने हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट सिलेबस में अभी कम हुआ है, लेकिन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ के रखना है। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे डिटरमिनेंट की वैल्यूज जो निकलती है यहाँ पर एक्सपेंशन करके, आगे जाके हम सीखेंगे इन्हीं को बोलते हैं माइनर्स। ये कुछ नहीं है, यही माइनर्स हैं, ये जो सब डिटर्मिनेंट्स हैं यही कहलाते हैं माइनर। डिटर्मिनेंट के उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हम लोग बात करें तो कुछ रूल्स बना दिए हैं जो फिलहाल तुम्हें नोट करने और समझने हैं, ठीक। और जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली पहले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ थी, उन्हीं को ऐसे रूल्स बना के बता दिया जाएगा। तो कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से समझना ही है, उनको करना पड़ेगा। जैसे पहली प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना, रूल नंबर 1 बोल दे रहा हूँ। मान लो कोई भी तुम्हें डिटरमिनेंट दिया जाए, ठीक, और उसकी 2 रो सेम हो जाएं, जैसे 2 3 4 2 3 4, और यहाँ पे कुछ भी लिखा है 5 9 11। अब कोई मुझसे कहे कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई साहब? मान लो मैंने इसी रो में एक्सपेंड कर दिया, देखना ध्यान से। अब इसमें एक्सपेंशन कर दिया तो इसको जब मैं बंद करूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, देखो, तो 12 - 12 0 हो जाएगा ना। और जब मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई ऐसे कर रहा हूँ, 8 - 8 वो भी 0 हो जाएगा। और इधर करूँगा तो मल्टीप्लाई 6 - 6, तो इसको रूल बना दिया कि भाई साहब 2 रो सेम है ना, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है? 0 हो जाती है। डिटरमिनेंट्स में हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स का जो बेसिक है वो समझना है, ठीक। अब सुनो, कल मैंने एक बात बताई थी, या फिर इसमें ऐड कर ही रहे हैं हम उसको, कि 2 रो आइडेंटिकल हो जाएं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाती है, क्योंकि तुम एक्सपेंड कर दो समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, तो मैं एक काम और करता हूँ, एक बढ़िया सा रूल और बता देता हूँ। तो रूल नंबर 1 मान लो इसको कि 2 रो आइडेंटिकल हो गई तो 0 हो जाएगी। अच्छा, रूल नंबर 2, मान लो एक रो पूरी 0 हो जाए। क्यों? सपोज कोई एक रो 0 हो जाए या कॉलम 0 हो जाए, तभी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी में एक्सपेंड कर दो, जैसे यहाँ कुछ भी लिखा है 3 5, कुछ भी लिख लो, 5 6 7, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0। अच्छा, अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अच्छा, माइनर्स और कोफैक्टर पढ़ लिए क्या? है माइनर्स मैंने क्या बताए थे? नहीं तो हेडिंग डाल देंगे अभी शायद डिटरमिनेंट में पढ़े नहीं है भाई, अभी हम लोगों ने, हाँ बस ये देखा था कि ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है, तो माइनर्स अभी मैं बता ही दूंगा फिलहाल। तो इन रूल्स को ही देख रहे हैं। रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। सुनो, रूल नंबर 3 क्या है? अच्छा ये बताओ, एक्सपेंशन मैंने बताया था किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कर दो, तो यहाँ से एक रूल आता है कि तुम्हारे पास मान लो डिटरमिनेंट ऐसा है, ठीक, यहाँ ये लिखे हुए हैं एलिमेंट्स A11 A12 A13, ऐसे सब सारे लिखे हुए हैं, 3/3 का है, और तुमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो भाई साहब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को निकालोगे तो दोनों कैसे आएंगे? सेम आएंगे। ये करके देख भी सकते हो आप चाहो तो। जैसे मान लो मैं एक तुम्हें दे देता हूँ, सपोज ये है 2/2 का ले लें, 2/2 में समझ में ही आ जाएगा, 2 3 4 5 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? और ट्रांसपोज कर दोगे तो 2 3 4 5 ये हो जाएगा। बोलो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10 - 12, और इसकी वैल्यू देखो 10 - 12 भी आएगी।
तो ट्रांसपोज करने पर हमने क्या देखा कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, रूल नंबर 3 मान लिया इसको। रूल नंबर 4 देखते रहना। रूल नंबर 4, मान लो मेरे पास 2 डिटरमिनेंट आए, मतलब मैं कहूं पहले 2 मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स का इनटू किया मैंने, और उसके लिए डिटरमिनेंट ये बराबर हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसको प्रूव भी किया जा सकता है। सपोज मैं तुमसे कहूँ एक मैट्रिक्स है मेरे पास, उस मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 और -1। ठीक, दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसकी वैल्यू है 3 4 1 -1। अब मैं कहूँ ए बी निकालो, तो ए इंटू बी क्या होगा, R1 C1 कितना आएगा 3 + 2 R1 C2 4 - 2 R2 C1 9 -1 R2 C2 12 + 1। सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, ये कितना है 5 5 2 8 और 13। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं अब, तो ए बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 65 - 16 कितनी आई है 44। ये कह रहे हैं 49। चेक कर लो। अच्छा, अब ए के डिटरमिनेंट की निकालो। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी -1 और -6 -7 आएगी, और बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू -3 -7 आएगी। दोनों का इंटू करोगे कितना आएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते, ये रूल समझ में आया, आ गया। नेक्स्ट देखो, अब एक रूल ले रहे हैं। रूल नंबर कौन सा होगा ये 4 या 5 में से कुछ भी है 5 बना देता हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैट्रिक्स से बने हुए डिटरमिनेंट को मुझे ऐड करना हो, या फिर एक डिटरमिनेंट ऐसा लिखा हुआ है, इसको यहाँ से सीखना। मान लो तुम्हारे पास एक डिटरमिनेंट आया इस तरीके का a प्लस, पहले तो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है a + b, या a1 + b1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, या a2 + b2 और a3 + b3, और यहाँ लिखा हुआ है a b c d e f। इसको देखो, एक रो ऐसी है जिसमें 2 नंबर या 2 एलिमेंट्स प्लस फॉर्म में लिखे हुए हैं, बाकी दोनों रोज में एलिमेंट सिंपल लिखे हुए हैं सीधे सीधे। तो पता है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी, आप a1 a2 और a3 के साथ abc को अलग कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अलग कर दो, और दूसरा डिटरमिनेंट b1 b2 b3 के साथ आप इसको अलग कर दो, abc और def को। देखो इस प्रॉपर्टी को दोनों तरीके से समझना है, मतलब ऐसा मिले तो ये कर दो, ये मिले तो ऐसा कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा मिले उसको ये लिखना, इस तरीके से लिखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से मिलेगा तो क्लब करके ये लिख देंगे, यस और नो। अच्छा, तो पहले ये प्रॉपर्टी यदि सीख ली, अब सुनना नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। मान लो मैं यहाँ इसको रूल नंबर 6 लिख देता हूँ। रूल नंबर 6 ध्यान से समझना, डिटरमिनेंट के अंदर एक वर्क प्रोसेस समझाया जाएगा। वो क्या समझाया जाएगा कि किसी भी रो को, समझना, किसी भी रो को मैं चेंज कर सकता हूँ, उस रो में कुछ ऐड करूँ। कैसे, मान लो लैम्डा टाइम्स और करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो, और यही काम किसी कॉलम में भी कर सकता हूँ। जैसे CI को रिप्लेस कर दूँ मैं CI + लैम्डा या म्यू CJ। मैं क्या कहने चाह रहा हूँ समझना, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट है A11 A12 A13, और फिर मैंने ये
जितनी भी वैल्यूज़ थी वो ही लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं जनरल डिटरमिनेंट लेता हूँ हमेशा, तो उसको समझना। जोर से बोलो। 2 है बेटा वो। अब सुनो, ये डिटरमिनेंट है, मैंने क्या किया, इसमें एक प्रॉपर्टी फिट की, और प्रॉपर्टी ये फिट की, R1 को मैंने रिप्लेस कर दिया R1 प्लस, समझना, R1 प्लस के R2। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस R1 के सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग दूसरी रो के एलिमेंट से ऐड करके लिख दूंगा। इसकी वैल्यू मान लो कुछ ए है, ठीक। मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, तो उससे क्या हुआ, A11 के A21, A12 के A22, A13 के कितना आएगा 23। बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं करना है, 21, 22, 23, 31, 32, 33। बेटा अब कोई हमसे ये कहे कि ये दोनों बराबर हैं, तो देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं। बराबर क्यों भाई? बराबर इसलिए हैं, अभी जस्ट पीछे वाली प्रॉपर्टी को देखो, इसको जब तुम इसको देखोगे तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा 2 डिटरमिनेंट में। अब कैसे ब्रेक होगा, एक में तो आएगा A11, A12, A13 के साथ, और दूसरे में क्या आएगा, के साथ आएगा A21, A22, A23। और मेरी बात सुनना, जो मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी ये बताई थी इससे पहले, इस जगह देखना, यहाँ पे नहीं है, इस जगह ये कि डिटरमिनेंट में हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस और नो। मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लाई करते थे, गॉट इट। तो जब इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ तुम समझोगे, तब तुम ये देखो, इस रूल में जैसे ही मैं 2 बनाऊंगा, उसमें सबके अंदर के आ जाएगा, के बाहर हो जाएगा, और के बाहर होने पर जो सेकंड रो है वही देखो फर्स्ट रो बन जाएगी। इससे बनेंगे 2 डिटरमिनेंट, एक में क्या आएगा, A1 ये आएंगे। जब ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा ना, ये वाली इसके पीछे वाली, इसको बाइफरकेट करोगे इस तरीके से, तो एक तो बन जाएगा तुम्हारा A1 वाला, एक बन जाएगा A21 वाला। तो A21 वाले में 2 रो कैसी हो जाएंगी, सेम, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब है आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हो इस हथियार से। कि कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है। अच्छा, इसका तुम्हें सही यूज समझना होगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक। अब देखना, पहले तो इस रूल को समझ गया कि ये ऐसा करने पर सेम क्यों हो रहा है, ये बात समझ में आई। माइनस एक्सपेंशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। नहीं, बिना एक्सपेंशन के ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ये वाली, तो ये 2 पार्ट में, ये 2 डिटरमिनेंट में बटेगा। एक तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, और दूसरे में क्या आएगा, के A21 के ये आएगा, के बाहर ले लेंगे, रो में 2 रो सेम हो जाएंगी। हाँ, नहीं, जैसे मैंने अभी फर्स्ट रो में किया है, तुम किसी में भी कर सकते हो। ये दोनों इक्वल तभी तो होंगे जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। किसकी? ये कि A21 की A22। बेटा इनकी वैल्यू 0 क्यों होगी, ये बताओ। मतलब इस पूरी डिटरमिनेंट की दूसरा जो करेंगे। नहीं, अभी बताना, उसको मैं लिख रहा हूँ, देखो यही लिखा है क्या, बताना मुझे। जो मैंने उधर लिखा था वो यही था, ये चेक कर लो बेटा। इसको देख लो, ये और इसके नीचे ये लिखा हुआ है K21, 22, 23, यहाँ पे बोलो 31, 32, 33, यही है। अच्छा, अब मैंने ये बताया कि इसको मैं बाइफरकेट करके 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। एक क्या आएगा, एक ये आएगा भाई साहब, जो तुम्हारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था 22, 23, 31, 32, 33, प्लस में क्या आएगा बोलो, के A21, A22, A23, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब मुझे बताओ, इस के को बाहर निकाल पाऊंगा कि नहीं?
तो इस रो को देखना, के निकालने के बाद के बाहर आ गया। ठीक है, अब पता नहीं दोनों रो कैसी हैं, सेम। तो अभी बताया था दो रो सेम होने पर वैल्यू क्या होती है, तो वही तो मैं कह रहा था, जीरो हो जाएगा। पूरे डिटरमिनेंट की जीरो हो जाएगी। ये थोड़ा जीरो हो रहे हैं, वही कह रहा, वही कह रहे तो सही है। तभी तो ये इक्वल हो जाएंगे ना। हाँ अच्छा, अब इसका यूज़ क्या है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आया, सपोज क्वेश्चन आया 5, 9 या 5, 10 कर लो, 5, 10, 15, 90 लगा। 90 हो गया, इसको 10 कर देते हैं चलो, या 5, 10 कर दिया, ठीक चलेगा। एक जनरल ले लेता हूँ, मैं जनरल लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। मान लो मैंने लिया हाँ, मैंने लिया 1, 1, 1, यहाँ पे लिया मैंने 5, 9, 10, यहाँ लिया 11, 12 और फिर 10 ले लिया। मैं तुमसे कहूँ इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू निकालने में तुम क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने पर वैल्यू आएगी। अच्छा, एक्सपेंड इतनी आसानी से तो नहीं हो जाएगा, एक्सपेंड में पूरा प्रोसीजर लगेगा। लेकिन मान लो मैंने इस रूल को यूज़ किया, अब रूल समझना, मैं C2 को चेंज करूंगा C2 माइनस C1 से। देखो जो रूल सिखाया था ना तुम्हें, अब के की वैल्यू -1 हो गई यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। तो C2 को चेंज किया C2 माइनस C1 से, तो ये C2 कॉलम 2 और ये C1 कॉलम 1, C3 कॉलम 3, तो C2 चेंज होगा। अब C2 कैसे चेंज होगा, C2 माइनस C1, मतलब C1 में कोई चेंज नहीं होगा, C1 ऐसे ही रहेगा, ये 0, 4, 1 ऐसे चेंज हो गया। अच्छा सेम मैंने C3 को चेंज किया C3 माइनस C1 से, हाँ 0, 5, -1। अब मुझे बताओ, इतना करते ही मैं यदि इसी फर्स्ट रो में एक्सपेंड करूं तो ये तो 2 0 ही मिल गए, तो मुझे यही एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, आंसर -9 आ जाएगा। तो भाई साहब तुम एक्सपेंड करके देख लो, उसका आंसर -9 ही आएगा। तो एक्सपेंड भी हो जाएगा इतनी जल्दी। अच्छा ये बताओ, ये तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जहाँ 1, 1 है, और भी नंबर होंगे ऐसे, मतलब तुम इसकी इंपॉर्टेंस तो समझो इसकी। हाँ सर ये तो 4 और 5 इसका इंटू करेंगे तो -4, इसका इंटू -5, तो -4 और -5 कितना हो जाएगा, वो होता है ना, वेरी गुड, बीच में एक माइनस होता है बाबूजी। हाँ है कहाँ, जब एक्सपेंड करो समझ में आएगा। आ गया, अभी चला गया था। मौसम खराब है। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई, एकदम समझ में आई। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, है ना। तो हम लोगों ने इसकी ऑलमोस्ट मेन प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं, दोबारा देख लो। ये वाली एडिशन प्रॉपर्टी हो गई अपने पास, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखना कि किसी, यस ये वाली रूल नंबर 6, हाँ अब इम्पोर्टेंट है। लेकिन पता है इसको अब CBSE नहीं अलाउ कर रही है। अब अलाउ क्या, CBSE देखो ऑब्जेक्टिव में तो रोकेगी नहीं, रही सब्जेक्टिव की बात तो वहाँ ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दे रही है, वो तो कह रही है एक्सपेंड कर दो, तो बच्चा एक्सपेंड करके सॉल्व कर ही दे रहा है, तो वो प्रॉपर्टी सीख भी नहीं रहा है। प्रॉपर्टी तो बहुत थी, लेकिन मैंने मेन प्रॉपर्टीज़ बताने की कोशिश की है, वो समझ जाना। और कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी देख लेंगे हम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा डिटरमिनेंट के यूज से अब हम क्या कर सकते हैं, वो एक बात और आएगी कि हमें निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कैसे, जैसे सपोज तुम्हें किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए जाएं, वर्टेक्स हैं मान लो ट्रायंगल ये है, और वर्टेक्स गिवन है x1, y1, x2, y2 और x3, y3, और मुझसे पूछा जाए कि इससे बनने वाले जो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया का आंसर होगा 1/2 डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट है, याद रखना। यहाँ आएगा x1, y1 1, x2, y2 1 और x3, y3 1, और इससे मैं निकाल दूंगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो फिर मॉड ले लेना है यहाँ पर, ये बाहर वाला मॉड है, क्योंकि निगेटिव नहीं होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। और एक बात सुनना, कभी तुम्हें अननोन लेना हो, कोई अननोन नंबर निकालना हो, तब भी उसको मॉड लगा के ही सॉल्व करना है। जैसे मान लो 2 मैं वर्टेक्स दे दूं और तीसरे में कोई अननोन रख दूं यहाँ पर, और मैं कहूँ कि भाई उसकी वैल्यू बताओ, के की वैल्यू, एरिया इतना है, तब तो मॉड लेके ही सॉल्व करना है। एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं कोलिनियरिटी। तो 3 पॉइंट्स यदि कोलिनियर है तो ट्रायंगल एरिया क्या हो जाएगा, 0।
तो कोलिनिटी चेक हो जाएगी। और सुनो, यदि मुझसे कोई कहे कि मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ध्यान देना, जो स्ट्रेट लाइन हमने 11th क्लास में सीखी थी, और 2 पॉइंट दे दे कि x1/1 है और x2/2 है, तो ये बताओ स्ट्रेट लाइन होगी तो एक लाइन बनेगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फिर 0 हो गया, तो उस केस में ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो 2 पॉइंट तो तुम्हें दिए गए हैं, जैसे मान लो कि x1/1 है, एक पॉइंट x2/2 है, और कोई कहे कि लाइन की इक्वेशन लिखो, तो भाई साहब तीसरा पॉइंट मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा x, y, क्योंकि x, y पॉइंट लेके उसी में लिखने वाली तो इक्वेशन होती है वो पूरी। जैसे मान लो कोई मुझसे कहे कि 2,1 और 3,4 इससे जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो, तो उस लाइन की इक्वेशन का आंसर होगा x, y 1 2 1 1 3 4 1 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर दो, किसी भी रो में एक्सपेंशन कर दो, यहां से जो x और y में लीनियर इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ऑफ लाइन ही बनेगी। यस और नो? अब तुम देखो इसके बाद एडजॉइंट हम सीखेंगे, पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को पहले करना है।